तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट था फ्रांस के इतिहास में, जिसने पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया था। यही एक रेवोल्यूशन था जिसमें हमने लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पहली बार देखे, उन दोनों की विचारधारा को पहली बार समझा। तो जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सेंचुरी से, यानी 1600 के आसपास का टाइम, जहां पूरी दुनिया में लगभग राजाओं का राज था। और उस वक्त इन राजाओं को लड़ना बहुत पसंद था, अपनी पावर बढ़ाना बहुत पसंद था, इसलिए बहुत से युद्ध चल रहे थे उस वक्त जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जैसे कि यूरोप में 30 ईयर वॉर चल रही थी और इंडिया में मुगल मराठा वॉर चल रही थी, और भी युद्ध चल रहे थे दुनिया भर में। तो दोस्तों, इन सब को छोड़ हम ये जानते हैं कि उस वक्त पब्लिक का क्या हाल था। तो दोस्तों, उस वक्त फ्रांस के लोग 3 स्टेट में बटे हुए थे। फर्स्ट स्टेट जिसमें क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट जिसमें नोबिलिटी आते थे, और आखिरी स्टेट था जिसमें पीसेंट्स या सर्वेंट्स आते थे। और इन स्टेट्स के ऊपर राजा आते थे। ये सेम हमारे इंडिया की तरह ही है, जहाँ पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे, और आखिरी में अनटचेबल्स आते थे। और फ्रेंच लोग अपने राजाओं को भगवान की तरह पूजा करते थे, उनकी सेवाएं करते थे, जिसको बोला जाता था द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ द किंग, जिसका मतलब है कि भगवान ने हमारे राजा को राजा बनाया है, यानी उनको चुना है। और जो क्लर्जी क्लास थे, जो कि प्रीस्ट, मौलाना थे उस वक्त के, वो कहते थे कि भगवान ने हमें चुना है धर्म का ठेकेदार बनने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। ऐसे समय में पीसेंट्स ये माना करते थे कि भगवान ने ही उनको ऐसा इसलिए बनाया है क्योंकि उनके पुराने पिछले जन्म के पाप की वजह से, तभी ये लोग ये हायरार्की एक्सेप्ट कर रहे थे। और इसी वक्त के दौरान लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ज़रूरत पड़ी इस राजा को बनाने की, या क्या सही में ऐसा सिस्टम होना चाहिए, हमें राजा की ज़रूरत भी है। और इस टाइम पीरियड को एज ऑफ एनलाइटमेंट भी कहा जाता है। एज ऑफ एनलाइटमेंट से पहले ये माना जाता था कि कोई भी धर्म पे सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन एज ऑफ एनलाइटमेंट के बाद धर्म पे भी सवाल उठने लगे, जिसमें से एक सवाल गैलीलियो, जो कि महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी उठाया था। उस समय बाइबल में लिखा गया था कि सूरज जो है वो धरती का चक्कर लगाता है, पर गैलीलियो ने इसका खंडन किया और कहा धरती सूरज का चक्कर लगाती है, जिसके लिए उनको जेल में भी डाल दिया गया। इस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाए, बहुत से साइंटिस्ट ने सवाल उठाए। तो दोस्तों, ये तो था इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं एक्चुअली में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई कहाँ से थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था जिसकी वजह से इतना ड्रास्टिक चेंज आया पॉलिटिक्स में। तो जैसे कि मैंने आपको हायरार्की के बारे में बताया था, उसमें जो क्लर्जी क्लास थी वो टैक्स इम्पोज किया करती थी पीसेंट क्लास पे, जिसको तीर्थ टैक्स भी कहा जाता था। इसमें ये होता था कि जितना भी पैसा पीसेंट कमा रहा है उसका 110% क्लर्जी क्लास को देना पड़ता था एज अ रिलीजियस टैक्स। उस समय नोबिलिटी क्लास ने भी पीसेंट्स पे टैक्स लगाया था, जो कि एक लैंड रेवेन्यू टैक्स था, जो कि पीसेंट क्लास को देना पड़ता था। उस वक्त क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास कोई भी टैक्स नहीं देती थी। टैक्स जो देते थे वो सिर्फ पीसेंट ही होते थे, जिस पर भारी और मोटे मोटे टैक्स लगाए जाते थे। 1756 के वक्त फ्रांस की बहुत बुरी हालत थी, वो बैंकरप्सी की हालत में हो गया था, क्योंकि उनकी लड़ाई इंग्लैंड से भी चल रही थी, और उस लड़ाई को 7 ईयर वॉर कहा जाता है, जो कि 1756 से 1763 तक चली थी। इसी दौरान 1774 में नए राजा का राजपोष हुआ, जिसका नाम था लुईस 16। और लुईस 16 सिर्फ 20 साल के थे जब वो गद्दी पर बैठे थे फ्रांस की। उस वक्त फैमाइन आना बहुत आम बात हो गई थी फ्रांस में। तो वहाँ का जो राजा था वो मॉनिटर करता था कि कहाँ पे अच्छी ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में। जहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ होती थी एग्रीकल्चर में, वहाँ से थोड़ा अनाज लेकर उन जगह में दिया जाता था जहाँ बहुत फैमाइन लोगों को तंग किया। इससे एक बैलेंस बन जाता था फ्रांस में। तो इसके लिए उन्होंने ग्रेन पुलिस रखी थी, जो ये देखती थी कि ग्रेन चोरी ना हो। लेकिन जब लुईस 16 राजा बने, उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया रॉबर्ट जैकस टुरगुट को, जो कि 1775 में न्यू
फार्म लॉज लाए, जिसको आप काले कृषि कानून भी कह सकते हो, जिसकी वजह से फ्रांस में इन्फ्लेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से फ्रांस में हमने बहुत से दंगे होते हुए देखे, जिसको कहा जाता है द फ्लावर वॉर। और ये सब टुरगुट ने इसलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि एग्रीकल्चर पे सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सुझाव दिया कि हमें क्लर्जी और नोबिलिटी से भी टैक्स वसूलना चाहिए, जिसकी वजह से क्लर्जी और नोबिलिटी गुस्से में आए और इनको अपनी पोस्ट से हटा दिया गया लुई 16 के द्वारा। जिस साल टुरगुट को हटाया था उसकी पोस्ट से वो साल था 1776, जो कि यूएस की आज़ादी का साल भी था, और यूएस को हेल्प की थी लुई 16 ने, जिसमें बहुत खर्चा हुआ था। और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक और युद्ध हुआ जिसको एंग्लो फ्रेंच वॉर कहा जाता है, जो कि 1778 से 1783 तक चली थी, और उसमें भी फ्रांस को बहुत इकोनॉमिकली नुकसान हुआ था। और आप खुद ही सोचिए, आपकी जनता इतना इन्फ्लेशन देख रही है, इतनी महंगाई देख रही है, इतने मोटे मोटे टैक्स भर रही है, और राजा मज़े कर रहा है और अपने लिए महल बना रहा है। यही किया था लुई 16 ने। वर्साइलिस में उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए अपने लिए एक बड़ा महल बनाने के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं, राजा से बड़ी अय्याश उसकी बीवी थी जिसका नाम मैरी एंटोनियो था, जो कि हर साल 300 से ज़्यादा नए ड्रेसेस लेती थी, नए परफ्यूम पे पैसे खर्च करती थी। उसने पैलेस ऑफ वर्साइलिस में नए गार्डन्स बनाए थे जिसमें भी बहुत पैसे उड़ाए थे उसने। उसके बहुत से लव अफेयर्स भी थे जिसमें वो लेटर लिखा करती थी एलेक्स फर्सन को। मेरा ये बताने का ये मकसद था कि उस वक्त लोग अपने राजा को भगवान की तरह पूछते थे और ये मानते थे कि राजा को भगवान ने भेजा है, पर राजा के घर में ही ऐसे कांड हो रहे थे, इसलिए लोगों ने सवाल उठाए और इस राजा के खिलाफ चले गए। और लोग ये मानते थे कि इस राजा को तो पक्का ही भगवान ने नहीं भेजा होगा, और हेट करते थे राजा को। और उस वक्त तो लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे थे और अनएम्प्लॉयमेंट से भी जूझ रहे थे। यही सब एक रायट पैदा कर देता है एक देश में, यही हुआ। बट इसमें लोगों को एक राह दिखाई गई और वो राह का नाम था एज ऑफ एनलाइटमेंट। उस समय के स्कॉलर्स और न्यूज़पेपर यही बातें किया करते थे कि कैसे ये राजा डिज़र्व नहीं करता हम पे राज करना। उस वक्त बहुत से स्लोगन भी उठाए जाते थे, जिसमें से एक फेमस था लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो कि आपको हमारे देश के संविधान में भी दिखेगा। अब किंग लुई 16 चाहते थे कि वो अब लोगों का गुस्सा शांत करे, इसलिए जिन्होंने एक नए फाइनेंस मिनिस्टर बिठाए जिनका नाम था चार्ल्स अलेक्जेंडर, जिन्होंने भी सेम सुझाव दिया जो टुरगुट ने दिया था, और इनको भी निकाल दिया गया इनकी पोस्ट से कि हमें क्लर्जी और नोबिलिटी दोनों से ही टैक्स वसूलना चाहिए। मगर ये दोनों क्लासेस ऐसा होने ही क्यों देती? फिर किंग लुइस ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने स्टेट जनरल को समन किया, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी की तरह काम करती थी और किंग को एडवाइस दिया करती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें तीनों क्लासेस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे और इसको पिछले 200 सालों से कोई सम्मान नहीं किया गया था, और आखिरी बार 1614 में इसको सम्मान किया गया। तो लुई 16 को लगा कि ये जनरल स्टेट्स को एक रबर स्टैम्प की तरह यूज करेंगे, क्योंकि नोबिलिटी और क्लर्जी दोनों ही इनकी बात नहीं सुन रहे थे, और तीनों स्टेट्स के पास एक सिंगल वोट था, क्लर्जी के लिए एक, नोबिलिटी के लिए एक, और 98% पीसेंट्स के लिए एक वोट था। और जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो नोबिलिटी और क्लर्जी 2:1 करके जीत जाते थे, और पीसेंट्स को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। इसलिए थर्ड स्टेट का मानना था कि हर एक को वोट मिलना चाहिए उसके हक का, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक ग्रुप का एक वोट हो। लेकिन राजा ने इस डिमांड को सीरियसली नहीं लिया। तब थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि अब हमें इस स्टेट का हिस्सा नहीं बनना, अब हमें खुद की सरकार चाहिए, सबको इक्वल राइट मिले वोट करने का। लेकिन जब किंग ने ये सब सुना, उन्होंने भाग के जाके हॉल पे ताला लगा दिया कि आम जनता हॉल में घुस ना पाए, और फिर देखा जाएगा कैसे ये अपनी सरकार बनाते हैं। लेकिन जो जनता थी वो बगल में बने टेनिस कोर्ट में पहुंच गई और वहां ओथ लेने लगी, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ भी कहा जाता है। और इन लोगों ने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, जिसको कहा जाता है डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि 1789 में हुआ था। और इन लोगों ने कहा कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जो हर एक इंसान को इक्वालिटी दे और फ्रीडम दे रहने की, जो कि 1791 में बन के आया था। कुछ लोग
जो कि क्लर्गी और नोबिलिटी के थे, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बने थे, जिसको देखकर राजा के दिमाग में ये डर बैठ गया कि अब ये लोग मुझे मार डालेंगे। 1789 में किंग ने इस न्यू गवर्नमेंट को एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा कि आज से ये नेशनल असेंबली एक नई सरकार की तरह काम करेगी। अब इस नेशनल असेंबली के हॉल में जब भी मीटिंग हुआ करती थी तब थर्ड स्टेट के लोग लेफ्ट में खड़ा हुआ करते थे, जिन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी, और राइट में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग खड़ा हुआ करते थे, जो कि मोनार्की के सपोर्ट में थे। और लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट यहीं से पूरी दुनिया में फैला, जहां लेफ्ट विंग के लोग डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे और दूसरी तरफ राइट विंग वाले मोनार्की को सपोर्ट करते थे। एक तरफ जहां लेफ्ट विंग वालों की आइडियोलॉजी है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, वहीं राइट विंग वाले एमफोर्स करते हैं रिलीजन पे ज़्यादा। और नेशनल असेंबली में लेफ्ट आइडियोलॉजी को 98% लोग सपोर्ट कर रहे थे, वहीं राइट विंग वाली आइडियोलॉजी को सिर्फ 2% लोग देश के, जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी के लोग थे। अब ऐसी अफवाह फैलने लगी मार्केट में कि राजा जो हैं वो नई सरकार को ओवरथ्रो कर देंगे, और ये सुन के लोगों ने दंगे शुरू कर दिए, जिसको कहा जाता है स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल, जो कि 14 जुलाई 1789 में शुरू हुआ था। बहुत से नोबल देश छोड़ के भागने लगे क्योंकि अब फ्रांस उनके लिए सेफ जगह नहीं बची थी, और नेशनल असेंबली की पावर अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि जो राजा के गार्ड्स थे वो भी नेशनल असेंबली की बातें अब सुनने लगे। उसी साल 5 अक्टूबर को बहुत सी औरतें पेरिस की एक मार्केट में जमा हुई और अपने राइट्स की मांग करने लगी। ये औरतें 6 घंटे पैदल चल के वर्साइलिस के पैलेस तक पहुंची, और इस इवेंट को कहा जाता है द मार्च ऑफ वर्साइलिस। और कमाल की बात यह है, अगले 150 साल तक कोई भी इक्वल राइट्स मिलने नहीं वाले थे फ्रांस में। और इतनी तादाद में जो औरतें पैलेस पहुंची तो वहाँ के राजा और रानी इन औरतों को देखकर बहुत हैरान हो गए और अग्री हो गए कि अब वो साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे कि अब औरतों को भी उनका हक मिले। 1792 में मोनार्की को एकदम अबॉलिश कर दिया था फ्रांस से, और अब डेमोक्रेसी का रूल आ गया था फ्रांस में। और हमारे किंग और क्वीन को पहले जेल में डाला और फिर उन्हें गुलेटिन में मार दिया। पहले फांसी तो होती नहीं थी, गुलेटिन ही होता था, उसी पे मार दिया फ्रांस के राजा और रानी को। फ्रांस में अब मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी और अब देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया था। मगर ये तो आधी कहानी, इसके बाद भी और कहानी है। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सी डेथ्स हुई, बहुतों ने अपनी जान खोई, बहुत खून खराबा हुआ, बहुत से क्लर्गीज और नोबल्स को मारा गया उस वक्त के पीसेंट्स के द्वारा, जिसको रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। 1799 वो साल रहा जिसमें एक और राजा फ्रांस की गद्दी पे बैठा, जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और फ्रांस पे अपना कंट्रोल जमाने लगे। और कुछ ही सालों बाद इन्होंने अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर कर दिया। नेपोलियन का शासक और पिछले राजाओं से बहुत अलग था। वो डिक्टेटर तो थे लेकिन सेक्युलर डिक्टेटर थे। इनके शासन में चर्च की पावर जो थी वो कम हो गई, और इनके जो आइडियाज़ थे वो और यूरोप के देशों में भी बहुत फैले। तो दोस्तों, यही थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी। अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो तो आप इसको हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।